संदेश झूठ से हटके। ये बात अपनी जगह ठीक है, 10 साल हो गए पानी मुफ्त और बिजली मुफ्त लेते हुए, लेकिन जनता की कुछ बेसिक जरूरतें भी होती हैं। वो पानी जिसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा हो, जहां सड़कों पर बाढ़ आ रही हो, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो, वो चीजें भी बहुत सारी काउंट करती हैं। आगे हम चर्चा में उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ में एक साथी हैं दीपेंद्र सिंह जी। ये कह रहे हैं कि मुझे आपकी पत्रकारिता पर शंका होती है। भाई साहब, इस बात का जवाब दीजिए कि दिल्ली में कांग्रेस जमीन पर कहीं नहीं है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस कैसे जीतेगी? ठीक है दीपेंद्र जी, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ना मैं भविष्यवक्ता हूं, ना मैं चुनाव आयोग हूं जो पहले से सारी सेटिंग करके बैठा हुआ है और बता दे कि ये जीतेगा, कि आएगा तो मोदी ही। मैं नहीं बता सकता कि जीतेगा तो राहुल ही या जीतेंगे तो केजरीवाल ही। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं परिस्थितियां सामने रखता हूं और आपकी बात का जवाब अभी मुकुल जी देंगे। कैसे? मैं मुकुल जी के पास आता हूं। मुकुल जी, आपसे एक प्रश्न है जी। कि ये राहुल गांधी पिछले 2 साल से कम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं दिल्ली में, और वो कभी किसी कुम्हार के पास जाकर बर्तन बनाना सीखते हैं मिट्टी के, सब्जी मंडी जाते हैं ठेले वाले के पास जाते हैं, ऑटो ड्राइवर से बात करते हैं, वो जो कैब चलती हैं उनके ड्राइवर से बात करते हैं, उनकी फैमिली तक जाते हैं, उनको अपने यहाँ भी बुलाते हैं। और वो लगातार, मतलब कहीं ना कुछ हम देखते रहते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो ब्लॉगर हो गए हैं। राहुल गांधी जो है वो इधर उधर की बात करते हैं, राजनीति नहीं करते। बिल्कुल आप देख लीजिए, राहुल गांधी चेतु मोची के पास जाते हैं, यूपी में जाते हैं तो, और दिल्ली में वो मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, वो कुली के पास पहुंच जाते हैं, वो कुली की ड्रेस पहनकर उसका बोझ उठाकर महसूस करते हैं, लोगों से एक इंटरेक्शन करते हैं। ये इंटरेक्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो वो आखिरी छोर के पर बैठे हुए, समाज में आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक उन्होंने अपनी अपनी शैली में एक पहुंच बनाई है। तो उन्होंने एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम ये 2 साल से वो बीज बो रहे थे लगातार, मतलब उन्होंने गुड़ाई की, जमीन समतल की, बीज बोए। अब उसकी जो फसल है वो 5 फरवरी को लहलाएगी। और इसी बात में मैं समझता हूं कि ये दीपेंद्र सिंह का जवाब भी सम्मिलित होगा। जी। सभी पैनलिस्टों और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, दीपेंद्र जी की बात में कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जैसे होता ना कि वो ये जानना चाहते हैं हम सभी लोगों से कि जब कांग्रेस जमीन पर नहीं है, जो उनका कहने का मतलब है। दीपेंद्र जी कहाँ से हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन याद होगा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी वहां पे लगे हुए हैं। तेलंगाना दूर पड़ता है, लेकिन कार्यकर्ता जहां जहां भी है, और जिन जिन राज्यों में सरकार है, जाहिर बात है कि जब एक राज्य में चुनाव होता तो एक पार्टी, जो बड़ी पार्टी है, वो सबसे मदद लेती है। आपको दीपेंद्र जी बताना चाहूंगा कि ये आज से नहीं, करीब 3 महीने पहले से डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके चला रहे हैं। ठीक बात है, आम आदमी पार्टी, जोशी जी पिछली चर्चाओं में बता चुके हैं कि जिसके पास ऐड होता है, देने का पैसा होता है, उन्हीं की खबरों को आप आज की डेट में दीपेंद्र जी से कहूंगा, एक विज्ञप्ति लेके चले जाइए, नॉर्मल तरीके से किसी अखबार में छपवा के दिखा दीजिए। बहुत सामान्य बात है, हम सब लोग अखबार में काम कर चुके हैं और हम जानते हैं उसका क्या दुर्दशा होती है, डस्टबिन में चली जाती है। वहीं पे एक कोई बड़ी कंपनी आती है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आती है और वो कहती है कि हमारी ये प्रेस विज्ञप्ति है, तो वहां से तुरंत मार्केटिंग से फोन आता है कड़ाक। तो ये पॉलिटिक्स भी एक मार्केटिंग है। यहां भी फंड देखा जाता है कि इस सरकार ने हमको कितना दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इन मामलों में 100% कांग्रेस से आगे है।
कांग्रेस के ऊपर कितना एक जितना मतलब आप उसको रोक सकते थे, उनका फंड को लेके सारी चीजें हो चुकी हैं और सब विदित है, इसको यहाँ पे दोहराना ठीक नहीं है। रोक लगा दी गई, ये कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से तो आप लाएंगे पैसा। बिना पैसे के तो कोई चुनाव प्रधानी का नहीं लड़ा जा सकता। तो बाकी चीजें तो आप छोड़ दी, ये तो आप एक स्टेट का चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में अगर डोर टू डोर बाहर के भी कार्यकर्ता, बीजेपी भी लेती है, आम आदमी पार्टी के भी सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर से आके लग रहे हैं, जो गुजरात से लेके आपके पंजाब से लेके सब जगह से लोग आए हुए हैं, हरियाणा के, जहां जहां पे इनका अपना संगठन है, सबको कहते हैं आइए। मैं तो बड़ा करीब से जानता हूं, उन लोग को बाकायदा रहने खाने सबकी व्यवस्था की जाती है। तो जाहिर बात है कांग्रेस का दिख नहीं रहा, और ये हम लोग को भी देखना होगा। बिल्कुल आपकी सही बात है कि वो दिख नहीं रही, क्योंकि इसलिए कि ऐड नहीं है। अगर वही खबरें छपे, अगर वही वो पार्टी ऐड दे देगी तो है ही, लेकिन आप नॉर्मल आज आप सब देश के सबसे बड़े चैनलों को देखिए, अखबारों को देखिए, भरे पड़े। आप उनसे तुलना कांग्रेस की नहीं कर सकते। आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस तरह से जितनी निम्न स्तर का की भाषा पार्टियां यूज कर रही है, वो कांग्रेस नहीं कर रही। ऐसे आप एक उदाहरण नहीं दे सकते कि कांग्रेस के, मैं शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूं, कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बड़े नेता। कांग्रेस में गिनी चुनी संख्या है, दो तीन लोग जो कभी कभार बरसाती मेढक की तरह कूदते हैं और फिर चले जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दर्जन से भी ऊपर लोग हैं जो किसी एक मुद्दे को पकड़ के ताबड़तोड़ हमला करते हैं और किसी इस तरह अपना खो चुके होते हैं। तो ऐसे में पहली चीज कि जब पैसा ही नहीं है तो दिखेगा कहां। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन अंडर करंट भी एक चीज होती है। मोदी जी कितना बड़ा नाम है, कहा जाता था कि उनके नाम पे चुनाव, लेकिन स्टेट में आके वो क्यों फेल हो जाते हैं। इस चीज पे भी गौर करने की बात है कि पिछले चुनाव में भी मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, उससे पहले भी बड़े बड़े वादे किए थे। 14 में आप देखिए, 15 में एक साल, वहां 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी को। कुछ महीने राष्ट्रपति शासन रहा, बाकी लगातार सरकार आम आदमी पार्टी की है। उसके बावजूद मोदी जी ने पूरी मेहनत की और वो फेल हुए। ठीक बात है कि कांग्रेस शून्य पे रही, उसको कोई पहले 67 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने, फिर 62 हो गई। लेकिन अब की बार चीजें बहुत विपरीत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केजरीवाल की खुद की सीट फंसी हुई है। बीजेपी ने जिनको उतारा है, प्रवेश वर्मा के बारे में दुनिया जानती है, खुलेआम पैसा बांटा उन्होंने। जिसने पैसा लिया वो किस तरफ जाएगा, हो सकता है पैसा लेके आम आदमी पार्टी को वोट दे दे, क्योंकि उसको 1000 रुपए वहां से सरकारी मिल रहे हैं, 1100 इन्होंने दे दिया। हो सकता है वो दोनों का पैसा लेके तीसरी तरफ चला जाए कि यार इनका पैसा ले लिया, उनका पैसा ले लिया, चलो तीसरी तरफ चलते हैं। ये भारत की जनता है, ये अपना फायदा पहले देखती है और उसके बाद कोई निर्णय लेती है। जिसको मिल रहा है, जो आप इतिहास देखेंगे, महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना चल रही थी, 3-4 महीने पहले शुरू करी गई और बीजेपी जीत गई। ये उसी भरोसे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। झारखंड में भी ऐसे ही हुआ, योजना चल रही थी, पैसा मिल रहा था। तो जो पब्लिक होती है जानती है सरकार को क्यों हटाए जब फ्री का दे रही है। तो ऐसे में केजरीवाल के पास एक यही उम्मीद है और कोई उम्मीद नहीं है। देखिए 11 साल बाद एंटी आप सरकार के खूबियों को पीछे करके उनकी कमियों को गिनने लगते हैं। 200 यूनिट बिजली है, बीजेपी तो कह रही है हम 300 देंगे, कांग्रेस अपना काम करेगी। इस वक्त दोनों को जनता देख चुकी है, देख रही है। केंद्र की सरकार बीजेपी चला रही है, वहां से एलजी का जो 36 का आंकड़ा चलता है वो देख रही है। आम आदमी पार्टी का अपना देख रही है, कितने बड़े बड़े नेता जेल चले गए, उनका अपना राजमहल शीश महल बन रहा है। तो ऑप्शन क्या रहता है? अगर राहुल गांधी सड़क पे उतरते हैं और उतरने के बाद वास्तव में अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जाहिर बात है हश्र बुरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये 2 दिन बाद, 1 दिन बाद अगर ये चीजें कांग्रेस सड़क पे दिखती है और उसके बाद, जैसे आप न्यूज चैनल छोड़ दीजिए, अखबार छोड़ दीजिए, वो पब्लिक को वोट देना है, अखबार को वोट थोड़ी ना देना है। अगर ये चीजें होती हैं तो आप इसमें जान लीजिए
आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, और वैसा ही नुकसान होगा जैसे हरियाणा में हुआ था। ठीक है, हरियाणा में बीजेपी जीत गई, और होना क्या था, दोनों साथ लड़ रहे थे। वहां पे आम आदमी पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यहां पे कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर नहीं किया है तो जाहिर बात है आज वो स्थिति नहीं, राहुल गांधी की छवि सुधरी है और बेहतर सुधरी है। उन्होंने, ठीक है कि लोकसभा में डबल हो गए, जब लोकसभा में जो आदमी डबल हो सकता है तो क्या दिल्ली चुनाव में 8, 10, 15 सीट नहीं जीत सकता? और अगर ऐसा होता है और वहीं पे बीजेपी 10-15 पे आती है तो क्या खिचड़ी सरकार नहीं बनेगी? तब आम आदमी पार्टी किसके पास जाएगी? और इतनी ही बुरी कांग्रेस थी तो 2013 में पानी पी पी के गाली देते थे केजरीवाल कांग्रेस को, कांग्रेस के ही नेताओं का नाम लेते थे एक से एक, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे खुद केजरीवाल हो। इन लोगों ने कांग्रेस को टारगेट करके वहां का जो एकदम लोअर क्लास है, जो लेबर क्लास है, जो घरों में खाना बनाते हैं, रेडी वाले, टेम्पो वाले, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनमें अपनी पैड बनाई। और पैड बनाने के बाद उन्होंने बाकायदा सत्ता पे पहुंचे। बताइए, ठीक है कांग्रेस साथ सरकार बनाई, उसी को गाली दे दिए और उसी के साथ बनाई, तो उनका मोरल तो क्या जनता देख नहीं रही है? महंगाई से सब त्रस्त है। सुबह उठिए शाम तक आप अपना जीएसटी जोड़ लीजिए, खुद जोड़ ले कोई भी आदमी, तो आपका क्या, आप उसको जोड़ लीजिए आपकी कमाई कितनी और आपने जीएसटी कितना दे दिया सुबह से शाम तक, टूथपेस्ट से लेके शाम को गुड नाइट तक, पेट्रोल से लेके हर चीज। तो चीजों को जनता समझ रही। देखिए, अगर ऐसा होता तो बीजेपी 400 पार पहुंच जाती। अगर देश की जनता ने उसको 240, ठीक बात है, दिल्ली में 7 सीटें जीती, वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों को वोट ही नहीं मिले। कांग्रेस 18 पॉइंट समथिंग परसेंट वोट पाई, हुआ, मगर क्या चीजों को, कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार। आज जब कोई मीडिया का चैनल उठाइए, काम तो भाई शीला दीक्षित ने किया था, 70 ब्रिज शीला दीक्षित ने बनाए थे, उन्हीं का लड़का आज केजरीवाल के सामने है। प्रवेश वर्मा अलग है, जो गाल की बात बोल चुके हैं। अब महिलाएं क्या रिएक्ट करेंगी हम आप देखेंगे, क्योंकि हर चुनाव हम लोग कोई वो सर्वे नहीं करते। अपर नंबर पे मानते हैं आम आदमी पार्टी है, लेकिन केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल की खुद की सीट फंसी हुई है। और अब जो चुनाव, अब जो रिजल्ट आएगा, हम लोग फिर बैठेंगे और आज मैं कह दे रहा हूं ये मार्जिन इतना कम होगा कि लोग हो सकता है 150, 200 वोट से जीते। और जब चुनाव आयोग बीच में आएगा तो मैं दुबे जी की बात से सहमत हूं, वो हिमालय पे जाके अपने पापों का, कोई आदमी एक ऐसा है जो चुनाव आयोग में जाके हिमालय पे चला जाएगा और कहेगा भैया कुछ प्रायश्चित कर ले, हमने बड़े गलत गलत काम किए। तो ये चुनाव आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, मैं आज भी कहूंगा, लेकिन असंभव है ये नहीं मान सकता, क्योंकि छवि अब वो नहीं है। लोग कहते थे, मैं शब्द बोल रहा हूं कि पप्पू, लोगों ने पप्पू कहना क्यों छोड़ दिया? आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठते हैं, पप्पू क्यों नहीं बोल पाते? इसलिए नहीं बोल पाते कि उसने, आज वो एलओपी है, उसने इतनी लंबी यात्रा की, उसने लोकसभा में रिजल्ट दिखाया, डबल से भी ज्यादा हुआ। जब डबल से ज्यादा आदमी हुआ तो उसकी तरक्की हुई है, कम नहीं हुआ है। अगर 40 से गिर के 30 आ जाते तो हो सकता है राहुल गांधी राजनीति छोड़ के नानी के घर चले जाते, तब बीजेपी वाले यही कहते। लेकिन आज वो अगर लगा हुआ है, अगर जिस तरह से जोशी जी ने बताया कि छोटी छोटी दुकानदारों के सामने जनरल स्टोर पे जाकर अगर बैठ के बिना है, किस नेता को आपने देखा है ऐसे करते हुए? आप वो उसको जिस तरह से परिवारवाद को लेके जिस तरह से भी आदमी क्रिटिसाइज करे, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ईश्वर ने उस परिवार में उसको, हमको आपको नहीं भेजा, उसको भेजा था। सबके अपना एक भाग्य होता है जो जिस परिवार में जन्म लेता है। अगर वो लिया है और काम कर रहा है, ये भी आप नहीं कह सकते कि वो काम नहीं कर रहा। सीरियसनेस की बात होती है कि 24/7 जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी काम करती है। बीजेपी नंबर 1 पे है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है। कांग्रेस को भी बीजेपी के तर्ज पे काम करना चाहिए। इस बात से मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि कांग्रेस को अटैकिंग पोजीशन में आना चाहिए। और अटैकिंग में वो शब्द की, अश्लीलता की बात नहीं कर रहा, मर्यादा तोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन सड़क पे जो आप देखने की बात कर रहे हैं, वो सड़क पे तभी दिखेगा जब बिल्कुल आप देखेंगे कि सामने चीजें आ रही हैं। तो जो जमीन की सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। और रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, हो सकता है सारी सीटें कांग्रेस हार जाए, जितने उन्होंने सब हार जाए, लेकिन देखना होगा परसेंटेज बढ़ा है कि कम हुआ है।
अगर यही कांग्रेस 20-25% आ जाती है और एक खिचड़ी सरकार बनती है, दोनों को वोट नहीं मिलता, मान दोनों गठबंधन हो जाता है और एक दो सीट मान लीजिए कांग्रेस की आती है, तो केजरीवाल क्या तब, जिसे कहते हैं हम लोग, थूक के चाटेंगे? इतनी तो जगह रखिए कि जहां पे आप बात कर पाइए। लेकिन ये राजनीति है मित्र, और यहां पे कोई किसी का दुश्मन नहीं है, यहां कुछ भी हो सकता है। और फिर कह रहा हूं, अभी 2 दिन 3 दिन इंतजार करिए, हम लोग स्ट्रेटजी देखेंगे कांग्रेस किस तरह से अप्रोच कर रही है, किस तरह से अपने नेताओं का उपयोग कर रही है। अगर ये लोग आते हैं, और राहुल का रहना, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वो कई जगह गए, कचौड़ी खाने, कभी किसी हलवाई के यहाँ, कई जगह उनके वो हो चुके हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता अगर उनसे मिलने के बाद समझती है कि जो ऊपर बोला जाता है इस तरह का तो आदमी है नहीं, तो बिल्कुल परिणाम चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं, और जो लड़ेगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे? आप रेस में दौड़िए ही मत। कांग्रेस छोटी पार्टी नहीं है, कांग्रेस भी पूरी स्ट्रेटजी से काम कर रही है। और विश्वास मानिए, इस चीज का भरोसा रखिए कि कांग्रेस के नेता जो आज की डेट में अध्यक्ष है, वो सीरियस अध्यक्ष है, वो लपोकी नहीं है, वो पूरा प्लान लेके काम कर रहे हैं। अब किस इस देर से उतरते हैं, जल्दी उतरते हैं, ये उनकी एक अच्छी रणनीति भी हो सकती है, बुरी रणनीति भी हो सकती है। उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे क्या करेंगे ये हम आप भी नहीं जानते हैं। जी जी, जिस तरह से मुकुल जी, संदीप दीक्षित घर घर जा रहे हैं, एक एक घर में दस्तक दे रहे हैं, एक एक दुकान में, एक हर बाजार में, हर गली में, और वो जा रहे हैं और मतलब P2P मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, हर व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना अपना बता रहे हैं कि मैं यहां से प्रत्याशी हूं, मुझे वोट दीजिए, उनको अपना बायोडाटा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संदीप दीक्षित जो है वो उनका जनसंपर्क अभियान जो है इन तीनों में द बेस्ट चल रहा है, आप देखें। और यही कारण है कि केजरीवाल जो है वो बार बार खबरें आती है कि वो अपने लिए अब कोई सुरक्षित सीट ढूंढने लगे हैं, जैसे सिसोदिया साहब की सीट बदल दी गई, वैसे ही वो भी अब सुरक्षित सीट ढूंढने लगे हैं। तो स्थितियां ऐसी नहीं है, और ये नहीं कहा जा सकता कि खिचड़ी सरकार बनेगी या कोई स्पष्ट बहुमत आएगा। जब कांग्रेस जीरो पर खिसक सकती है, तो जीरो से आगे अब उसकी ताकत है, यही उसकी ताकत है कि जीरो पर आ गई, अब कहां जाएगी, ये ताकत है, जिसे लोग कहते हैं कि कांग्रेस जीरो पर आ गई, ये जीरो से अब उसे ऊपर जाना, इससे नीचे नहीं जा सकती। तो ये उसकी ताकत है। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि कांग्रेस की ताकत क्या है, कुछ बिंदुओं में सर बताइए, पॉइंट्स में बताइए कि कांग्रेस की क्या ताकत है, जिससे हम मतलब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत दावेदार है इस चुनावों में। जी जोशी जी, मैं आपकी बात से शुरू करता हूं। जी कांग्रेस जीरो से नीचे तो जा नहीं सकती, जीरो से ऊपर ही जाएगी। पहली बात तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कांग्रेस आगे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात ये है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया। 2014 और 2015 और 2020 में सबसे बड़ा फर्क ये है कि मोदी जी ने उस समय उन दोनों चुनाव में एक प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाया था। अब इस समय पूरी तरह से प्रेस्टीज पॉइंट बन चुका है। ये मोदी की छवि का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि पिछले 10 साल में बीजेपी एक भी ऐसा चेहरा सामने नहीं रख सकी है जो कि मुख्यमंत्री या अरविंद केजरीवाल से सीधा ले सके। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को एक मैदान तो मिला है। नंबर 3, तीसरी सबसे बड़ी मजबूती यह है कि जो आप पार्टी जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहती थी, जैसे लग रहा था कि इस समय उसके पास से 70 में से 62 सीटें हैं, 8 सीटें बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 0 है, तो निश्चित रूप से वो जीरो से, जैसा कि शुरू में मुकुल जी ने कहा, वो बिल्कुल सही है, मैं काफी हद तक सहमत हूं कि ये कम से कम 5-7 सीटें कांग्रेस के है उसके
मुझे लगता है कि वो जीत सकती है, क्योंकि जैसे कि उसकी कांग्रेस की इस समय की सबसे बड़ी रणनीति ये है, और वो ये है कि वो गुप्त रूप से बड़ा सिस्टमेटिकली, इसमें कोई शक नहीं, संपर्क कर रही है। जो संदीप दीक्षित, क्योंकि संदीप दीक्षित हमारी भी, मेरी भी वो निर्वाचन क्षेत्र में, उनका निर्वाचन क्षेत्र में रहा हूँ, मयूर विहार में, और दरअसल उनके साथ मैं जानता हूँ उनका काम करने का तरीका, और भोपाल से जानता हूँ कि कितना वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं। तो इसलिए उनको एक एक तो मान के चलिए, उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात ये है कि कालकाजी में जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट विदोड़ी ने जिस ढंग से प्रियंका गांधी और ये आतिशी को लेकर के, ये महिलाओं को लेकर के जो बात कही है, मजाक उड़ाया है, वो निश्चित रूप से उसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है, क्योंकि आज महिलाएं पूरी तरह से बीजेपी से काफी हद तक निराश सी हो चुकी हैं। एक और बनती बात है कि अगर ये बीजेपी ये सोचती है कि हम राजधानी में, यानी दिल्ली में हिंदुत्व का कार्ड खेल करके कुछ कमाल दिखा सकते हैं, तो वो समय वो तो भूल जाएं, क्योंकि दिल्ली महानगर एक एक ये हिंदुत्व के रंग में बिल्कुल नहीं है। ये पूरे देश में अलग अलग ढंग के लोग हैं, और आप ये कहेंगे, अगर भाई मैं तो ये कहूंगा कि लोकसभा के चुनाव में जब अयोध्या हिंदुत्व के रंग में नहीं रख सकी और वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो दिल्ली में हिंदुत्व का कार्ड, करीब 1.5 करोड़ आबादी यहाँ की है, और हिंदुत्व का कार्ड चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला, ये मान के चलिए। अगर ऐसा होता तो 2020 में कम से कम इसकी 10 से 15 सीटें, 20 सीटें मिल जाती, लेकिन 2 से वो 8 पे ही पहुंचे, 10 को भी क्रॉस नहीं कर चुके, किया उन्होंने। तो इसका मान मान के चलिए हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे इस समय लगती है, इस ओर आपने भी इशारा किया, और वो बड़े अपने आप में गंभीर बात है, वो है वोटरों की को किस तरह से सूची से हटाया जा रहा है। और इसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया, दिखाया गया है प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ, कि वहां पर जो मतलब एंटी बीजेपी जो वोटर हैं, उनको डिलिस्ट किया जा रहा है, डिलीट किया गया है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि अभी संसद में भी इस पर चर्चा हुई थी, और पार्टी के संजय सिंह ने दिखाया था उनको कि भाई, क्योंकि वो कहा गया कि ये सब बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बनाया गया है। लेकिन अब ये एक गंभीर मुद्दा है, और केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाया, इसमें कोई शक नहीं है, और कांग्रेस केजरीवाल का समर्थन करती है, कम से कम इस मुद्दे पर। तो ये खेल कितना अपने आप में करेगा, और राजीव, वो कौन अपने योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो आयुक्त है, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनके उनके बारे में कोई खास कहना अब व्यर्थ सा मैं समझता हूँ, क्योंकि उनका चरित्र स्पष्ट हो चुका है पिछले 3-4 चुनावों में। वो शेरो शायरी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते रहते हैं, लेकिन उनसे तटस्थता, निष्पक्षता और ईमानदारी की अपेक्षा रखना, मैं समझता हूँ अपने आप को बुलावे में रखना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मान के चल रहा हूँ, और मेरा पक्का, जहां तक, क्योंकि चुनावों को, कांग्रेस को मैं कवर करता रहा हूँ, तो और सभी चुनावों को, और दिल्ली को तो काफी कवर किया। अब चुनाव त्रिकोणात्मक बन गया। पहले बिल्कुल दो था कि चुनावी अखाड़े में 2 ही पहलवान थे, आप बनाम बीजेपी। अब वो नहीं रहा। अब निश्चित रूप से कांग्रेस एक मजबूत एक पहलवान की तरह सामने है। लोगों ने पहले ये कहा था कि भाई कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये संगठन से काम नहीं जाता। कांग्रेस एक विचारधारा, जिससे हमारी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा, एक परंपरागत ढंग से चली आ रही है 1885 से लेके अब तक। कम से कम कुछ जो जिससे आइडिया ऑफ भारत कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, उसकी बुनियादी विचारधारा
तो उसने छोड़ा नहीं है। और उसको राहुल गांधी ने निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। और योगी जी ने ठीक कहा कि एक पॉलिटिकल फिलोसफर की तरह वो सामने आए हैं। ये ठीक है, वो एक खाटी पॉलिटिशियन की श्रेणी में उन्हें नहीं रखा जा सकता, ना ही वो अपने आप को इस ढंग से बना ले। लेकिन एक वैकल्पिक या पैरेलल एक राजनीति धारा को सामने तो रखते हैं और लोगों के जहन में भी ये बात उतर रही है। ऐसा नहीं है, हम ये मान के नहीं चलते कि जो हमारे आप पार्टी ने रेवड़ियां शुरू कर दी तो उससे सब लोग बहक ही जाएंगे। ठीक है, हर एक को थोड़ा पैसा तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि लोगों ने अपनी सारी जमीर ही बेच दी है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखिए इस समय सोशल मीडिया का प्रभाव काफी है और सोशल मीडिया में साफ साफ आ रहा है कि बीजेपी और आप पार्टी, अब जैसे ये चला आपके शीश महल बनाम राजमहल, इससे आप समझिए दोनों पार्टियों का स्तर सामने आ गया कि आखिर में है क्या। और इससे कम से कम बीजेपी ज्यादा एक्सपोज हुई कि भाई जब आपने ये कहा कि अगर वहां पर शीश महल में स्विमिंग पूल वगैरह और सोने के का बाथरूम जो भी कुछ है, आपने जाने क्यों नहीं दिया संजय सिंह को और मीडिया को। और इसके बाद आपने वहां भी नहीं जाने दिया पीएम के निवास पर। तो इसका मतलब ये है कि आप पारदर्शी राजनीति में एक पारदर्शिता की जो न्यूनतम, या ये कह सकते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी की जो न्यूनतम कसौटियां होती हैं उसका भी बीजेपी पालन नहीं करना चाहती। तो ये लोगों के जहन में आ रहा है। और मैं ये मेरा तो ये विश्वास क्या, मैंने देख रहा हूँ कि जो लोअर मिडिल क्लास अब वो समझने लगा है कि भाई ये कब तक चलेगा। क्योंकि आपने देखा कि जो चैनल हैं उनकी टीआरपी घटती जा रही है और लोगों ने चैनल्स को देखना काफी हद तक कम कर दिया है। क्यों? उनका ये कहना है कि भाई ये गोदी मीडिया पर हमेशा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान वही दिखाया जाता है या वंशवाद की बात की जाती है। तो इससे एक लोगों में निराशा पैदा हुई है और वो एलिनेट महसूस कर रहे हैं बीजेपी से। अब वो समझ नहीं आ रहा कि भाई ये मोदी जी तो हमेशा, और फिर आप अब वो एक बार उन्होंने कहा था कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं, तो वो उद्घाटन जीवी हैं। ये लोग अब कहने लगे हैं कि रात दिन आप किसी का फाउंडेशन रखते हैं, अगले दिन आप किसी का उद्घाटन करने लगते हैं। तो आप हमारा प्रधानमंत्री एक उद्घाटन जीवी बनता जा रहा है। ये लोगों में की धारणा बनती जा रही है आम लोगों में। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि हिंदुत्व का कार्ड दिल्ली में तो नहीं चलेगा। ये जहां तक कि लाडली बहना वगैरह महिलाओं को देने का, तो उसमें आपने किया, तो उसमें कांग्रेस ने भी किया बीजेपी ने भी किया। लेकिन ये इस तरीके की बातें जो है वो वहां तो जरूर चल सकती है जो कि ग्रामीण शहरों में या कस्बाई शहरों में। दिल्ली में इतना चलेगा मुश्किल। क्यों? और दूसरे सबसे बड़े जिस ओर हमारा ध्यान नहीं गया वो ये है कि अब दलित और मुस्लिम क्षेत्र वो अब खिसकता जा रहा है, इस ओर ध्यान कम गया है। आप पार्टी का जो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता था मुस्लिम और दलित, अब उसमें सेंध लग चुकी, क्योंकि उनको निराशा हुई है। क्योंकि 2020 में शाहीन बाग के जमाने में आप पार्टी की भूमिका बिल्कुल कमिटेड नहीं थी, वो ढुलमिल थी, कोई आया भी नहीं। तो ऐसे में जबकि कांग्रेस लगातार एक धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करी, उस पर उसने कोई समझौता नहीं किया है कांग्रेस ने इस समय तक, और शायद आगे भी नहीं करेगी, मैं तो ये मान के चलता हूँ। और दूसरा बेसिक सिद्धांत ये है कि हम समाजवाद की बात न भी करें, लेकिन कांग्रेस का इसमें तो विश्वास है कि एक समतावादी समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई का विस्तार हुआ है, चौड़ा हुआ है, कम से कम राहुल गांधी क्योंकि पिछले 3-4 साल में चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो या भारत न्याय यात्रा रही हो, उस दौरान उनकी जो बातें हैं
वो जो सामने आई हैं उनका जितना विश्लेषण किया जाता है, मैं करता हूँ, तो उससे ये लगता है कि ये एक वैकल्पिक राजनीति की तरफ कांग्रेस को ले जाना है। लेकिन मैं अंत में ये भी बात जरूर कहना चाहूंगा कि अब कांग्रेस, राहुल गांधी को चाहिए कि कांग्रेस के ओवरहॉलिंग का समय आ चुका है। ऐसा राजनीति में एक समय आता है कि जब पर्ज करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह की हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर में होता रहा, चीन में या रूस में कम पर्ज, ऐसा तो नहीं, लेकिन कम से कम अब पुराने लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो कब तक लगे, क्योंकि समय बदल गया है। इस 21वीं सदी का अगर आप बहुत पुराने ढंग से काफी समय तक लोग 2 से 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में, अब नहीं चल सके। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को अब संगठन की ओर भी ध्यान देना होगा। हालांकि कांग्रेस एक आंदोलन रहा है शुरू से, कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी की तरह नहीं रही है, नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग साथ में रहे कांग्रेस, क्योंकि बेसिक आइडियोलॉजी में कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो ये फरवरी में जो वोट पड़ेंगे और 8 को निकलेगा, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का निश्चित रूप से खाता खुलेगा। और संभावना इसकी, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने व्यक्त की, क्योंकि राजनीति तो संभावना का खेल है, तो ये हो सकता है कि कहीं त्रिशंकु या हंग असेंबली ना बन जाए, और उसमें कांग्रेस एक किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, इसकी संभावना मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर मान लो 62 में से कितनी सीटें आप कम करेंगे, आप पार्टी अधिक से मान लीजिए, और जो मेजोरिटी के लिए आपको चाहिए 36 सीटें 70 में से, अगर आप पार्टी 30-32 पर आकर अटक जाती है, आपकी 15-20-25 पर ये बीजेपी अटक जाती है, तो जाहिर है ऐसे में कांग्रेस जो है वो किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। और ये मुझे कहीं 2013 वाली जो दृश्य है वो कभी-कभी लगता है कि ये ऐसा हो सकता है। इसलिए आप कांग्रेस को ये कहें कि वो कुछ भी नहीं है, मैं इस तरीके की बातों से सहमत नहीं हूँ। और कांग्रेस का अपना एक तरीका है, ठीक है, सीमित साधन। ये तो आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड में का जब खुलासा हुआ तो सबसे ज्यादा पैसा 60-70% पैसा बीजेपी के पास ही गया। तो कहने का मतलब उनके पास तो विपुल संसाधन है, कांग्रेस के पास तो वैसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने सीमित संसाधनों में जो काम कर रही है दिल्ली में, मैं समझता हूँ उसका एक महत्व है। और आप कांग्रेस को बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि आधारहीन है या वो उसकी कोई भूमिका नहीं है। निश्चित रूप से एक अच्छा प्लेयर, उभरता प्लेयर है, और कोई आश्चर्य नहीं कि वो एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार के बनाने में निभा भी सकती है। तो मैं तो अभी इसको एक किंग मेकर के रूप में देख रहा हूँ कि वो एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है 8 फरवरी। जी शुक्रिया। कांग्रेस निर्णायक भूमिका निभा सकती है और निभाएगी। देखिए, कांग्रेस की एक ताकत तो ये कि मैंने कहा कि वो 0 से शुरू कर रही है, और दूसरी ताकत है कि 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ये निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये एक ताकत है कांग्रेस की, अवसर भी है कांग्रेस के पास में। और आप सरकार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो भले ही सही ना हो, भले ही गलत हो, लेकिन इसका अभी सर्टिफिकेट देने वाला सही गलत का फैसला होना बाकी है। और लेकिन ये तो सबको दिखाई देता है कि 10 साल में किस तरह से लाइफ स्टाइल चेंज हुआ केजरीवाल का। वो कहते थे कि मैं बहुत साधारण इंसान की तरह रहूंगा, उसी घर में रहूंगा, अपनी छोटी कार से चलूंगा, और फिर आपने देखा जो भी है कि किस तरह उनको बड़ा बंगला चाहिए, और उन्होंने उसमें क्या क्या लग्जरी जुटाई। और राजमहल की तो आप मान लीजिए वो तो विलासिता का पुतला है।
वो तो उनकी विलासिता के तो वो कोई सानी ही नहीं है। वो कोई ऐसा नहीं है जो इतने महंगे मशरूम खा सके, कोई ऐसा नहीं है जो 10 लाख रुपए के कपड़े पहन सके, 10 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का पेन खरीद सके, इस्तेमाल कर सके और इतने महंगे हवाई जहाज में चल सके। तो वो राजमहल वाले हैं। लेकिन है क्या कि राजमहल और शीश महल दोनों एक ही उसके सिपाही हैं, एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं दोनों, एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, एक ए है एक बी है। तो मैं कहता हूं कि ए का काम है बी को दिल्ली में जिताए, इसलिए उसने शीश महल की बात छेड़ी ताकि राजमहल मेरे ऊपर आए और शीश महल वाला क्लियर चिट पा जाए। और दूसरा राजमहल वाला है, उसके लिए शीश महल वाला जो है वो पूरे देश भर में जहां जहां वो कांग्रेस को हराकर या दूसरी विपक्षी दलों को हराकर सेंधमारी कर उन्हें जिता सकता है, वो वहां उनका काम करता है। तो इस तरीके से ए टीम और बी टीम का मालिक एक ही है। ये मतलब भ्रम है कि उनका कोई मालिक दूसरा है। और जी और दिखाई यही देता है। और देखिए आज जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, आप कहिए कि उनको मुफ्त में बिजली मिल रही है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, अब वो गंदे सीवर का ही पानी मिल रहा हो, बारिश के दिनों में सड़कों में जल भराव हो और सड़कों में आई बाढ़ से डूबने से 37 लोग मारे जाएं, हर साल प्रदूषण की जानलेवा समस्या हो और यमुना का पानी जहरीला हो गया हो, तो ऐसे में मुफ्त बिजली पानी के चक्कर में क्या जनता, क्या वोटर इन सब चीजों से आंखें मूंद लेगा? क्या कांग्रेस को इन वोटरों का समर्थन नहीं मिलेगा? वो भले ही मुफ्त का ले रहे हैं, जो भी बिजली ले, पानी ले और जो सामान ले, और कांग्रेस ने भी कुछ घोषणाएं की है, 2500 रुपए की घोषणा की है कांग्रेस ने। कांग्रेस अपने राज्यों में दे भी रही है, वो नगद घोषणा की है। हालांकि ये जो घोषणाएं हैं, मैं इस पर किसी दिन बाद में बहस करूंगा, लेकिन ये चुनाव में अपना भूमिका तो निभाती हैं, ये सही हो या गलत हो। और कांग्रेस ने सबसे पहले, बीजेपी से भी पहले, इस बार 49 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर ये बता दिया कि वो चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस पर एक आरोप गोदी मीडिया ये लगा रहा है कि कांग्रेस लड़ नहीं रही है। कांग्रेस तो केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए केजरीवाल के प्रति नरमी बरते हुए है, वो चाहती है केजरीवाल जीत जाए। लेकिन एक बात जोड़ता हूँ कि केजरीवाल ने कल एक आरोप कांग्रेस पर मढ़ा है, वो ये है संदीप दीक्षित को लेकर के, और वो कहा है कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपया लिया है। तो नतीजा ये है कि संदीप दीक्षित ने 10 करोड़ का एक मानहानि का दावा ठोक दिया है केजरीवाल पर, बीजेपी पार्टी पर। तो इस तरीके का भी ये बहुत निचले स्तर की ये चल रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई जोर पकड़ेगा इस तरीके के आरोप पर, क्योंकि अभी भी ये माना जा रहा है कि आप पार्टी कहीं न कहीं वोट काटने वाली पार्टी है और वो बीजेपी की एक अदृश्य, ये परोक्ष भी टीम तो नहीं है, क्योंकि गोवा में इसने वही भूमिका निभाई, गुजरात में भी वही निभाई। तो अभी भी इस दिल्ली के मतदाताओं के एक सेक्शन में इस तरीके की धारणा आप पार्टी को लेकर के बनी हुई है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस किस स्तर से, किस ढंग से इसको भुनाती है, आप पार्टी की कमजोरियों को, वो सबसे